नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आप सभी को पता है कि लैब असिस्टेंट साइंस का एग्जाम 10 तारीख को होने वाला है और अभी हाल ही के अंदर नीट का पेपर हुआ है। तो आपको नीट के अंदर जो बायोलॉजी के सवाल है वो मैं आज आपको इस सेशन के माध्यम से दिखाने वाला हूं। ऐसे ही प्रश्न आपको लैब असिस्टेंट के अंदर भी देखने को मिलेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और हमेशा से मैं एक बात कहता हूं प्यारे बच्चों कि देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी कि जिस दिन नीट का पेपर होगा मैं आपको बताऊंगा कि नीट के अंदर जितने भी सवाल आए हैं जो मेरे पढ़ाए हुए में से आपको मिलेंगे, है ना, उसी प्रकार लैब असिस्टेंट में भी ऐसा ही होगा। बच्चों, नीट बायोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन अपन करेंगे, जो पढ़ाया वही आया है। अब लैब असिस्टेंट में अपन धमाका करेंगे, इसी लेवल का आपका पेपर आने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से आप सवालों को देखना, इसी लेवल का, इसी तरीके का आपको कंटेंट जो है, प्रश्न जो है वो आपको लैब असिस्टेंट में देखने को मिलेंगे बायोलॉजी का। ठीक है बच्चों, तो आप सभी विद्यार्थी अगर आपने मेरे से बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको कहीं भी भटकने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। बस जो पढ़ा है आपने उस पर आप बिलीव करो, रिवीजन करो, बाकी मस्त रहो, आराम से टेंशन फ्री रहो। नीट के अंदर बायोलॉजी के किस लेवल के प्रश्न पूछे गए ये अपन यहां पर आज कंप्लीट करेंगे। आइएगा स्टार्ट करते हैं सारी बातों को। पहला सवाल देखिएगा, जो ओरिजिनल पेपर में था वही अपन ने नंबरिंग यहां पर ली है। चलो, सबसे पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, बिल्कुल आराम से ध्यान से बिल्कुल एक एक शब्द को समझते हुए सवालों की ओर चलते हैं। चलिएगा, देखो सबसे पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, देखना भाई। सबसे पहला सवाल है कि डीएनए या आरएनए की द्वितीयक संरचना के संबंध में सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा है? देखिए, आरएनए में एकल कुंडलित संरचना होती है, इसमें चारों जो होते हैं वो आपके थाइमिन होते हैं। आरएनए एक एकल कुंडली संरचना तो है, लेकिन चारों बच्चों थाइमिन कहां से होंगे भाई? चारों थाइमिन थोड़ी ना होते हैं, आरएनए में तो यूरिसिल होता है। तो इसका मतलब ये कथन गलत है आपका। उसका देखो, डीएनए एक प्रकार की द्विकुंडलित संरचना है और इनमें जो है चारों क्षारों में से एक क्षार बताओ क्या होता है? बताओ, आपका थाइमिन होता है। आपको पता है डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरिसिल होता है। बिल्कुल आसान सवाल, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बताओ, ये आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सवाल था, जो मुझे विश्वास है कि आपका बिल्कुल सही होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आवर्त बीजी पादपों में मूल रोम, आपने अगर ध्यान से मेरे लेक्चर्स को देखा है तो मैंने केवल बॉटनी की 2 से 3 क्लासें आपको पढ़ाई थी। वहां पर भी मैंने बताया था कि मूल रोम जो होता है, इसके अंदर कैसार्ड क्या होता है, हैकार्ड क्या होता है, होलार्ड क्या होता है, इकार्ड क्या होता है। मैंने आपको बताया बच्चों, होलार्ड मतलब होता है जितना भी जल जड़ों के अंदर होता है वो, और उसके अंदर जो मूल रोम पाए जाते हैं उसके अंदर होता है परिपक्व क्षेत्र। बच्चों, कौन सा क्षेत्र होता है? परिपक्व क्षेत्र होता है, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। तो आप सामने कह रहा है कि आवर्त बीजी पादपों में जो मूल रोम होती है, जड़ के निम्नलिखित किस क्षेत्र से निकलती है? मूल गोप क्षेत्र से निकलती है, विभज्योतक सक्रियता क्षेत्र से निकलती है, दीर्घीकरण क्षेत्र या फिर परिपक्व क्षेत्र। तो आपको पता है, बताओ कौन सा क्षेत्र आएगा? तो आप बताएंगे गुरुजी परिपक्व क्षेत्र। बोलो आंसर कौन सा आएगा? डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। बताओ कहां टेंशन आई सवाल करने में? मतलब आराम से आप सवालों को बना सकते हैं। अगला सवाल देखो, देखिएगा, लेख प्रचालक में जेड जीन किसका कूट लेखन करती है? देखो बच्चों, आपको पता है कि यहां पर आई होता है, जेड होता है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको पता है, देखो यहां पर जो अपना आई जीन होता है, जो आपको मैंने पूरे और मैं कह रहा हूं, आप अभी भी प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिएगा, अभी भी प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिएगा। ये जो हमारी लैब असिस्टेंट की 6666 जो हमारी किताब थी, उसमें एजिटिज ये प्रश्न लिखाया हुआ है। बस वहां पर जो है सबके बारे में टेबल फॉर्मेट में उनमें मिलान करने वाला था और यहां पर वन लाइनर सवाल आया है। बस इतना ही अंतर मैं कह रहा हूं, आप बिलीव करके 100% पढ़ते चलिएगा। 6666 में एजिटिज ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर बस मैंने टेबल के अंदर सारे लिख रखे हैं। जैसे जो अपना जो आई वाला होता है बच्चों, जो अपना आई वाला होता है वो याद रखना बच्चों, नियामक प्रोटीन होगा। बोलो कौन सा होगा? आपके सामने नियामक प्रोटीन होता है, आप सभी को पता है। नियामक प्रोटीन, बोलो कौन सा होता है? नियामक प्रोटीन यहां पर होने वाला होता है। उसके बाद देखो बच्चों, परमिएज जो होता है, परमिएज का जो है आप सभी के सामने कूट जेन करती है, बताओ कौन सा? वाई जीन करती है। बोलो कौन करती है? बताओ, वाई जीन करती है। ट्रांसक्रिप्टेलेज यहां पर जीन जो है बच्चों, यहां पर काम करती है। जीन ए जीन जो है, इसको क्या करती है? बताओ, कोडिंग करती है, एनकोड करती है। और यहां पर जो लेख प्रचालक में जो जेड जीन होती है, बच्चों आपके सामने जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज, यहां पर याद रखना सब विद्यार्थी, गैलेक्टोसिडेज जो है इसको क्या करती है? बताओ, कूट लेखन करती है। आंसर बताओ कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बताओ कहां से कठिन था? मैंने हर चीज आपको बताई थी, हर चीज आप उस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा? सी हो जाएगा। आप मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी जाना और आप जीन विनिमय वाली क्लास देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई CCC का मैंने सॉल्यूशन कराया था, वहां पर ही पढ़ाया था बच्चों। अगला सवाल, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पाद
है ना, महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आणविक आनुवांशिक तथा जाति स्तर की विविधता पर खोज करना क्या कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके सामने अपन बात करेंगे कि आर्थिक रूप से जितनी भी जातीय स्तर पर जो विविधता होती है बच्चों, इसके बारे में कौन सा होता है। तो आपको देखिए सबसे पहले जैव पुष्टिकरण नहीं होगा, जैव उपचारण, बिल्कुल जैव उपचार नहीं होगा बच्चों। उसके बाद आता है जैव अन्वेषण और जैव आवर्धन। जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन तो बिल्कुल नहीं होगा यहां पर, और बायो उपचारण ये भी नहीं होगा यहां पर। यहां पर होगा बच्चों जैव अन्वेषण। बोलो कौन सा हो जाएगा, जैव अन्वेषण, मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसको पढ़ा होगा और विविधता के अंदर भी, बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी अपन इसको पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद ये देखो, ये आ गया बायोटेक का सवाल, कितना इंपॉर्टेंट सवाल था। और ये सवाल मैं तो कह रहा हूं, आपने मेरी बायोटेक वाली क्लास, अगर आपने लैब असिस्टेंट का कोर्स ले रखा है तो आपने मैंने बायोटेक को 2 पार्ट में पढ़ाया था, पार्ट 1 पार्ट 2। जो पार्ट 1 भी अगर आप देखेंगे तो काम आपका काम चल जाएगा। देखिए सबसे पहले लिस्ट 1 लिस्ट 2, देखो आपके आनुवांशिकता रूपांतरित जीव। अब देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल जो होता है आपको पता है बैसिलस थ्रूजिएंसिस बीटी कपास, जिसके अंदर ट्राइजीन पाया जाता है। तो ए में कौन सा आएगा, सेकंड आएगा। अब जब ए में सेकंड की बात करेंगे तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। अब उसके बाद देखो ताप स्थायी डीएनए, ताप स्थायी जो डीएनए होता है इसके अंदर हमारे पास आएगा ताप स्थायी में थर्मस एक्वेटिकस। बोलो कौन सा आएगा, थर्मस एक्वेटिकस। तो आपका आ जाएगा बी में थर्ड, और बी में थर्ड आएगा मतलब बच्चा लोग आंसर आपका ए हो जाएगा। बताओ कहां से जोर आया बच्चों आपको, बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या भाई। इतना बढ़िया तरीके से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। हिट एंड ट्रायल लगाया करो, आपको पेपर के अंदर जरूरी नहीं है बच्चों आप 4 ऑप्शन कर रहे हैं, चारों के चारों ऑप्शन जो है आपको समझ में आ जाए। आपको बस केवल क्या करना है, हिट एंड ट्रायल लगाना है कि ये तो नहीं होगा। यही तो चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि ये तो नहीं होगा, ये चीज आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे देखिएगा, किस स्तर के प्रोटीन संरचना में अल्फा हेलिक्स पाया जाता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है कि जो अल्फा हेलिक्स होता है बच्चों वो किसके अंदर पाया जाता है, ये आपको यहां से याद रखना है। देखिए सबसे पहले अपन अगर अल्फा हेलिक्स की बात करेंगे तो एक एक करके अपन कंप्लीट करते हैं, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। देखो बच्चों अगर मैं बात करूं प्राथमिक संरचना की, अगर सबसे पहले अपन एक एक करके पढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों प्राथमिक संरचना की, तो प्राथमिक संरचना में आपको याद रखना है, बताओ कौन सी आएगी, बताओ यहां पे रेखीय हो जाएगी। बोलो कौन सी हो जाएगी, यहां पर रेखीय हो जाएगी, याद रख लीजिए विद्यार्थी। फिर अपन बात करें बच्चों तृतीयक संरचना की, तो यहां पर आपके सामने बताओ कौन सी हो जाएगी, ये आपके सामने खोखली गेंद की संरचना होगी। बोलो कौन सी गेंद की संरचना होगी, खोखली गेंद की संरचना हो जाएगी। और आपको पता है यहां पर अल्फा हेलिक्स का मतलब, तो अल्फा हेलिक्स, ये क्या हो रहा है इसके, अल्फा हेलिक्स का मतलब आपकी आ जाएगी, बताओ कौन सी, द्वितीयक संरचना। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, बताओ ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखना सब विद्यार्थी। उसके बाद चतुष्क संरचना की बात करें तो आपको पता है ये एक से अधिक बच्चों आपके सामने पॉलीपेप्टाइड संरचना से निर्मित होती है। एक से अधिक जो है बच्चों आपके सामने पॉलीपेप्टाइड संरचना से निर्मित होती है, याद रखना बच्चों श्रृंखलाओं से निर्मित होती है ना। एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से निर्मित होती है। चतुष्क बच्चों कौन सी, बताओ चतुष्क स्ट्रक्चर बच्चों, चतुष्क संरचना है ना, इनसे क्या होती है बताओ, ये निर्मित होती है। तो आप आराम से बता सकते हैं, ये सारी बातें आपको क्लियरली याद रखना है। तो किस स्तर की प्रोटीन संरचना में अल्फा हेलिक्स पाया जाता है, तो आप बताएंगे, बताओ कौन सी में, बताओ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बच्चों, द्वितीयक संरचना के अंदर बच्चों। तो आपका आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल ये देखिए बच्चों, बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल आसान सवाल, आप मेरी क्लास से जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये सवाल। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में प्रत्येक चक्र के चरणों का सही अनुक्रम को पहचानिए। बिल्कुल अनुक्रम को पहचानना है, प्रसार होगा यहां पर। अब मैं तो आपको इसको ट्रिक ही बता देता हूं, आपको पता है इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, DAE। मैंने आपको हमेशा इसको ऐसे ही बताता हूं, DAE है ना बच्चों। तो याद ना, डी नेचुरेशन आपको क्लियरली मैंने आपको बता रखा है, डी नेचुरेशन आ जाएगा, एनिलिंग आ जाएगा और एक्सटेंशन आ जाएगा। तो DAE और DAE मतलब आपका आंसर यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अच्छा सवाल है बच्चों ये, इसी तरीके के प्रश्न आपको याद रखना, DAE, आपको DAE। अगला सवाल, ओहो हो सेल डिवीजन, आपने मेरी क्लास देखी होगी, 20-21 पार्ट में मैंने आपको सेल वाला टॉपिक पढ़ाया, 20-21 पार्ट के अंदर। अब देखो सबसे पहले आपको सिंपल सा सवाल याद रखना है बच्चों, बिल्कुल माथापोड़ी नहीं करनी है, दिमाग नहीं लगाना है। आपको मैंने क्लियरली ये चीज पढ़ाई थी। क्या चीज पढ़ाई थी आप मुझे बताओ, जो आपकी एस अवस्था होती है इसको सिंथेटिक अवस्था कहते हैं, सिंथेटिक प्रावस्था कहते हैं, अर्थात यहां पर डीएनए का जो है सिंथेसिस होता है यहां पर। तो बताओ यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है क्लियरली कि यहां पर जो है डीएनए का क्या होता है, बताओ सिंथेसिस होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है। तो इसका मतलब बी में आपका थर्ड आएगा, और बी में अगर थर्ड आएगा तो बी में थर्ड इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा,
इसमें नहीं आ रहा, बी मेथड एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर बताओ कौन सा आ जाएगा, डी। हिट एंड ट्राई लगाओ, केवल एक चीज पता होना चाहिए, याद रखना बच्चों, G1 है ना, आपको याद है G1 में एस करो, G2 में मौज करो, ये आपको याद रखना है। G1 फिर एस पेज, G2 पेज और फिर एम पेज, और एम पेज के अंदर 4 अवस्थाएं, सारी बातें आपको क्लियरली मैंने बता दी। बताओ डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है? हर बच्चा कमेंट करता रहेगा बच्चों कि हाँ गुरुजी एक एक चीज जो है आपने हमको समझाई और हम उस चीज को कर रहे हैं। बताओ क्लियर है? अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल। हाँ जी, ये देखिए बच्चों, ये भी आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सवाल है। देखिएगा सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के संदर्भ में आपसे क्या सवाल पूछा गया, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? एक एक करके समझते हैं, अपन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें बच्चों यहां पर, तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहां पर अपन बात करेंगे तो आप बोलेंगे गुरुजी डीएनए के अनुलेखन में अर्थात ट्रांसक्रिप्शन के अंदर मुख्यतया 3 भाग होते हैं, जिसमें आपका एक तो होता है बच्चों प्रोमोटर, है ना बच्चों, एक आपका संरचनात्मक जीन होता है और एक आपका समापक होता है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ही सही बात है बच्चों, है ना बच्चों। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कहा जाता है कि उन्नायक जो होता है संरचनात्मक जीन के 5 डेज शिरे की ओर स्थित होता है। बिल्कुल सही बात है, जो आपका 5 डेज शिरा और एक होता है 3 डेज शिरा, तो है ना, और 3 डेज शिरे के पास अपन बात करेंगे तो इधर क्या होता है बताओ, आपका समापक होता है। आपने बिल्कुल सुना होगा, एक 5 डेज एक 3 डेज और यहां पर समापक होता है, पढ़ाया था मैंने आपको, ई वाला हो गया बच्चों, है ना। इसके अलावा सी की बात करेंगे तो उन्नायक एक डीएनए का अनुक्रम होता है जो आरएनए पॉलीमरेज के लिए बंधन स्थल क्या करता है बताओ, प्रमोटर जो होता है बच्चों वो जो है बाइंडिंग के लिए क्या करता है बताओ, यहां पर जो है स्थान देने का काम करता है, तो सी भी सही है। और जो उन्नायक होता है जो टेम्पलेट और कूट लेखन रज्जु को परिभाषित करने का काम करता है, ये आप पर इसको अपन बात करेंगे तो ये कोडिंग करने का काम करता है। तो ए बी सी डी ई सारे ही बताओ यहां पर क्या बताओ सही है, तो आपका आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, कोई लोड की बात नहीं, बोलो सही है। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा कथन द्विनाम पद्धति के नियमों के लिए सही नहीं है? आहा क्या बात है। देखो सबसे पहले जैविक नाम प्राय लैटिन में होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लैटिन में तो होते हैं बच्चों, लैटिन में होते हैं, है ना। जैविक नाम में दोनों शब्द जब हाथ से लिखते हैं तो उनको अलग अलग रेखांकित है या चपाई में तिरछे लिखे जाते हैं, सही बात है। जैविक नाम में जाति संकेत पद का पहला अक्षर छोटा अक्षर होता है, सही बात है। जैविक नाम में पहला शब्द जाति और दूसरा शब्द वंश का होता है, बिल्कुल गलत बात है, पहले वंश आता है फिर जाति आती है, गलत है, बात खत्म, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, चीजें क्लियर हो रही होगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, बिल्कुल आसान है, देखो ये भी देखना समझना, आप एक एक को पता कर दो। अपघटन का मतलब डीकंपोज करना, राइट सभी को। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहेंगे तो यहां पर आप सभी के सामने जो भी अपघटित होते हैं, तो अपघटित का मतलब क्या हो गया बताओ, जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक पदार्थों में क्या करना बताओ, तोड़ना, मृदा के अंदर सूक्ष्म जीवों द्वारा अकार्बनिक पोषक तत्वों को मुक्त करना। तो देखो अपरद का मतलब तो होता है जो आपके जो जैसे आपने गोबर देखा होगा, तो गोबर के ऊपर जो अपन गांव में कहते हैं ना रेवड़ी टाइप, है ना, तो अपरद में आएगा बच्चों, हमारे सामने मल वगैरह आ जाएंगे, तो बी में फोर्थ आएगा, बी में फोर्थ आएगा, तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला काम हो गया, बोलो सही बात है। और ए के अंदर आपका आ जाएगा बताओ कौन सा, थर्ड, तो ए के अंदर आपका थर्ड आ जाएगा, बी के अंदर हमारा फोर्थ आ जाएगा, मामला सेट हो गया, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। केवल और केवल आप आंसर तक पहुंचे, बाकी तो आप ऑटोमेटिक जो है चीजों को समझ जाएंगे। क्लियर सभी को? यस। अगला सवाल देखो, किस स्थल पर सक्रिय राइबोसोम आरआरएनए का संश्लेषण होता है? मैं तो कह रहा हूं आज भी मेरी क्लास आके देख लो आप, जिसने भी मेरा पूरा एमसीक्यू बेच ले लिया, आपको भटकने की जरूरत नहीं। अब लास्ट टाइम आप यूं नहीं सोचे कि मैं तो वो मैराथन ले लूं, अब लास्ट टाइम सब मैराथन क्लास लेकर के आएंगे, है ना। और बहुत सारे बच्चे तो इंतजार ही केवल मैराथन का करते हैं। मत करो मेरे भाइयों, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो, काम वही आएगा। मैं तो रियल कह रहा हूं, काम वही आएगा। केवल आप मैराथनों के भरोसे जाएंगे पेपर के अंदर, फिर पछताए क्या हाथ जब चिड़िया चुग गई खेत। केवल मैराथनों के भरोसे जाते हैं, फिर बाद में फिर कुछ मिलता नहीं है। इससे अच्छा है जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिकॉल करो, मैराथन के भरोसे मत रहो, बस मैं इतना कहूंगा। तो आरआरएनए का निर्माण न्यूक्लियोलस में होता है, केंद्रिका में होता है, बात खत्म। आपको याद होना चाहिए, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री आपका केंद्रिका हो जाएगी बच्चों। समझ में आ गई मेरी बात? यस। तो आपका आंसर बताओ कौन सा जाएगा, सी। मैं क्लियर कराता हूं इस सवाल को। अगला सवाल देखो, ये देखो, ये आपके जेनेटिक्स का सवाल है, नहीं करवाया मैंने जेनेटिक्स का सवाल, खुद बताओ दिल से कि हाँ गुरुजी आपने जेनेटिक्स का इतना बढ़िया सवाल कराया था। देखो, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नहीं बताया मैंने आपको, मैंने नहीं बताया आपको स्नैपड्रैगन का सवाल, स्नैपड्रैगन जिसे स्वान पुष्प भी कहा जाता है। तो आपको बताओ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे तो एंटीराइनम स्पीसीज, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद ए में तो आएगा सेकंड, और ए में सेकंड आएगा तो ये तीनों दोनों कट जाएंगे। उसके बाद सह प्रभाविकता में हमारा ब्लड ग्रुप आता है, ए बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा, तो बी में फोर्थ हो जाएगा, बी में फोर्थ हो जाएगा, तो ये वाला कट गया, आंसर आ जाएगा ए।
तो आपको इस तरीके से बच्चों, अगर आप सभी विद्यार्थी, अगर आप सभी, आपको पता बहु प्रभाविकता का एग्जांपल हो जाएगा आपका सी में, आपका जो आएगा वो आप सभी के सामने अपन देखेंगे। तो बहु प्रभाविकता का एग्जांपल है मानव के अंदर फिनाइल कीटोन्यूरिया, और बहुजन्य वंशागति की बात करेंगे बच्चों, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो मानव की त्वचा का रंग, तो ये आपके सामने आ जाएगा डी में फर्स्ट। इस तरीके से आप सवालों को बनाएंगे, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो आपको मजा आएगा। अगला सबसे पहले देखिए डीएनए अंगुली छाप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में निम्नलिखित में से सही जो है उनका चयन करना है आपको। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप सभी विद्यार्थी बायोटेक के अंदर पढ़ते हैं और ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर आपको चीजें क्लियर पता होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले अगर अपन डीएनए फिंगर, आपने कर लिया होगा इस सवाल को वैसे तो बिल्कुल, आप क्योंकि बहुत चंट आदमी है वैसे तो, है ना। बताओ सभी विद्यार्थी फटाफट बता दीजिएगा क्या होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो सबसे पहले आपको पता है कि हम एक रेनी एंजाइम काम में लेते हैं, जब भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आता है तो सबसे पहले रेनी एंजाइम काम में लेते हैं, है ना, रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो देखो सबसे पहले यहां पर है डीएनए का विलगन करना है और प्रतिबंधन करना है, न्यूक्लियस द्वारा उसका पाचन किया जाता है। तो पहले पहले ए आएगा, ए पहले सब में आ रहा है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरोसिस के द्वारा उसको क्या करते हैं बताओ, खंडों को पृथक्करण करते हैं। मैंने इसका शॉर्ट भी बनाया था, आपको याद होगा। फिर ई आएगा, तो ए के बाद ई आएगा, ये वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद अपन, आपको पता है कि भाई डीएनए के खंडों को हम पता लगाते हैं बच्चों, तो याद रखना बच्चों, फिर आपका आंसर आ जाएगा डी, तो है ना, ये आपका आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा स्थानांतरण करना पड़ेगा, फिर आएगा ये तो बच्चों, है ना। तो सबसे लास्ट वाला क्या जाएगा बताओ, यहां पर चित्रण के द्वारा अपन क्या करेंगे बताओ, डीएनए खंडों का पता लगाएंगे, तो लास्ट वाला डी आएगा। अब इसमें भी लास्ट में डी आ रहा है, इसमें भी लास्ट में डी आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, फिर ई आ रहा है, ए आ रहा है, फिर ई आ रहा है। अब अपने को बी और सी में देखना है। देखो सबसे पहले, है ना, तो अब सबसे पहले देखते हैं पृथक्कृत डीएनए खंडों का संश्लेषित झिल्ली पर क्या करते हैं बताओ, स्थानांतरण। याद करो इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला कांसेप्ट। तो फिर आएगा सी, और फिर उसके बाद आएगा हमारा कौन सा बताओ, बी। बी जो आता है बच्चों वीएनटीआर प्रोब। आज भी याद रखिए, आज भी मैं कह रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पूरा सीक्वेंस जो है वो मैंने बायोटेक में अभी भी लिखा रखा है, आप सर्च कर लेना बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल वाला टॉपिक मैंने पूरा सीक्वेंस यहां पर लिखवाया है। तो आंसर बोलो कौन सा आएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सर्च कर लीजिएगा आप यूट्यूब के ऊपर, मैंने डीएनए के सारे खंड जो है वो आपको क्लियरली बता रखे हैं। अगला सवाल, डीएनए के अंदर कुंडली में पैकेजिंग ऑफ डीएनए के संदर्भ निकले में कौन सा कथन आपका सही है, बताओ सभी विद्यार्थी। तो ये भी मैंने आपको अभी जस्ट थोड़े दिन पहले जो मैराथन कक्षा कराई थी, उस मैराथन कक्षा के अंदर आपको मैंने चीजें समझाई थी, और मुझे विश्वास है आप समझ भी पाए होंगे कि हिस्टोन जो होता है, आपको याद करो, मैंने लाइसिन, है ना, और आर्जिनिन के कारण मैंने आपको क्लियर बताया था। हिस्टोन जो होता है H1A, मैंने आपको H1 जो होता है वो लिंकर स्टोन होता है, H1 जो होता है आप सभी के सामने H2A, है ना। तो आपको क्लियरली मैंने आपको बताया कि हिस्टोन जो होता है 2.2 मीटर डीएनए को बांध के रखने का काम करता है। बोलो बताया था कि नहीं बताया था बच्चों, बताया था। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे, तो हिस्टोन व्यवस्थित होकर के 8 अणुओं की एक संरचना बनाता है जिसे अपन हिस्टोन अष्टक कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ए वाला बिल्कुल सही है, लेकिन ये यूं पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। इसका मतलब ए तो बिल्कुल सही है, ए तो बिल्कुल सही है, तो जिसमें ए नहीं आ रहा वो काट दो, इसमें भी ए नहीं आ रहा काट दो, डन, ए तो आएगा। उसके बाद देखो हिस्टोन ऋणात्मक आवेशित होता है, हिस्टोन ऋणात्मक आवेशित होता है, बिल्कुल। और आपके सामने हिस्टोन जो होता है, देखो आप सभी को पता है जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है इस पर ऋणावेश होता है, ऋणावेश इस पर होता है, और हिस्टोन जो होता है वो एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। जो आपका डीएनए होता है वो एसिडिक होता है, बोलो मानते हो, डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, तो ये एसिडिक होता है, ये बेसिक होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये धनात्मक होता है, तो बी नहीं आएगा, बी सही नहीं है, बी सही नहीं है, इसमें बी आ रहा है तो ये कट जाएगा, आंसर आएगा ए सी ई, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल इजी सवाल, कोई टेंशन की बात यहां पर नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर निम्न चरणों को आपको सही क्रम बताना है। सबसे पहले आप सभी को मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं, इसके अंदर आपको सेल के बारे में बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सबसे पहले देखिएगा, कोशिका भित्ति का पाचन करना है, नग्न प्रोलोप्लास्ट का विलगन करना है, किस किस तरीके से अपन सबसे पहले, तो देखो जब सबसे पहले अपन क्या करेंगे बताओ, यहां पर पादप, जो पादप होंगे बच्चों उसकी दो भिन्न भिन्न जो किस्म होती है उसको एकल कोशिकाओं से अपन क्या करेंगे बताओ, पृथक्कृत करेंगे। इसका मतलब पहले पहले आपके सामने डी आएगा, ठीक है बच्चों, डी आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है बताओ, यहां पर जो है कोशिका भित्ति को हटाना है, कोशिका भित्ति को हटाने से जो मिलता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, और उसका क्या करेंगे बताओ, विलगन करेंगे। तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा, तो डी ए बी मतलब आपका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। बोलो क्लियर है सभी को, अच्छे से क्लियर हो गया सवाल, डन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नहीं हाँ बहुत बढ़िया सवाल है, टिश्यू वाला टॉपिक मैंने आपको बॉटनी में पढ़ाया था, अभी टिश्यू वाला चैप्टर
वहां पर मैंने ये सवाल आप सभी को समझाया और आराम से आप कर भी सकते हैं। देखो आपको पता है कंजेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो आपको पता है पेड़ पौधों के अंदर जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं बच्चों, उनके बीच के ऊतक को क्या कहते हैं बताओ, कंजेक्टिव टिश्यू कहा जाता है बच्चों। तो आपके जाइलम और फ्लोएम मतलब आपका ए में थर्ड आ जाएगा, ए में थर्ड आएगा मतलब ये वाला कट जाएगा, ये वाला भी यहां पर कट जाएगा, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। उसके बाद बच्चों सहायक कोशिकाएं जो होती है वो आपको याद होगा, ये गार्ड सेल होती है बच्चों, और इन गार्ड सेल के बीच में जो है वो यहां पर आती है कंपेनियन सेल, सॉरी सब्सिडरी सेल बच्चों, जिसे अपन बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। तो बताओ आपका जो आंसर आएगा वो सिंपल सा पॉइंट है, तो आप बता सकते हैं सिंपल सिंपल बातें हैं जो आपको याद रखना है। तो द्वार कोशिकाओं के समीप जो कोशिकाएं होती है, तो सी में बताओ कौन सा आ जाएगा आपका, फर्स्ट आ जाएगा। तो याद रखिएगा सी में फर्स्ट आ रहा है तो यहां पर सी में सेकंड आ रहा है, ये सी में फर्स्ट आ रहा है, मतलब आपका आंसर बताओ कौन सा आएगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बताओ बता सकते हैं ना बच्चों। तो 113 के अंदर बताओ आपका आंसर बताओ कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। बस आराम से सवाल करते चलो बच्चों। अगला सवाल 115 नंबर का सवाल देखिए, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई टेंशन की बात यहां पर नहीं है। देखिए सबसे पहले 2,4-D है ना, GA3 काइनेटिन और ABA एब्सिसिक एसिड। तो आप सभी को सीधी सीधी बातें पता होना चाहिए। 2,4-D ये तो मैं लिखवाता भी आया हूं, 2,4-D एक प्रकार का शाकनाशी होता है बच्चों। देखते हैं सबसे पहले ए में थर्ड आना चाहिए, तो ये देखो सारे कट गए, ए में थर्ड आ गया। ए में क्या आ गया बताओ, यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। साथ ही साथ आपको पता है भाई जो एब्सिसिक एसिड होता है ये वृद्धि को रोकने का काम करता है, मतलब ये रंध्रों को जो है बंद होने के लिए क्या करता है बताओ, स्टिमुलेट करता है। तो डी में सेकंड आएगा, डी में सेकंड आ जाएगा बच्चों, तो डी में सेकंड आ रहा है तो आपका आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चों। यहाँ पे बताओ कोई समस्या हो तो बताओ फटाफट मुझे कि हाँ गुरुजी ये समस्या चल रही है। हर चीज क्लियर होनी चाहिए, हर चीज। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। केल्विन चक्र के अंदर, हाँ केल्विन चक्र के अंदर ये तो आप सभी पढ़ते भी होंगे बच्चों, है ना। तो देखो केल्विन चक्र जो होता है बच्चों, उसके लिए कार्बोक्सिलीकरण के लिए आवश्यक एंजाइम का नाम क्या है, तो आप सभी को पता है उसके लिए रुबिस्को होता है। बोलो क्या होता है बताओ आपके सामने, रुबिस्को के अंदर पाया जाता है, जो आपको पता है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन बताओ कौन होता है आपका, रुबिस्को होता है। आप सभी को पता होना चाहिए। बताओ क्या होता है बताओ आपका, रुबिस्को होता है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन होता है, कोलेजन होता है। हमारी ब्लड में पाया जाने वाला बताओ कौन होता है, एल्बुमिन होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे निम्न में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, आपके सामने इन सिटू पूछा है। दो प्रकार का संरक्षण होता है, एक होता है आप जहां पर है वहीं पर उसका संरक्षण करना स्वस्थान है, और एक होता है बच्चों बहिस्थान या फिर परिस्थान है। परिस्थान का मतलब होता है किसी दूसरी जगह, आप जैसे आपने देखा होगा चिड़ियाघर के अंदर आपने देखा होगा। अब चिड़ियाघर के अंदर जब आप किसी भी चीज को लेकर के आते हैं, कोई जानवर है उसको आप चिड़ियाघर में लाते हैं तो उसको बोलते हैं परिस्थान या फिर बहिस्थानीय संरक्षण उसे कहा जाता है। तो ये सवाल तो आप आराम से बना सकते हैं। ये सवाल आप जो है इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में HW में इसका आंसर देंगे। बताइएगा स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है, जिसके अंदर जहां पर है वहीं पर। तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख ही रहा है वैसे तो, ये तो इसमें तो कोई लपड़ाबाजी नहीं है बच्चों, ये तो होगा ही नहीं सीड्स बैंक। अब सारा मेरे से पूछ लोगे तो फिर तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा ना। चलो अगला आता है जी 120 नंबर का सवाल। देखो बच्चों तो थोड़े सवाल बड़े हैं, थोड़ा मानता हूं सवाल बड़े हैं, लेकिन आपको भी बड़े सवाल तो देखने को मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वन लाइनर सवाल आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, पॉसिबल ही नहीं है कि वन लाइनर सवाल आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। चलो देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखना बड़े बड़े सवाल आपको मिलेंगे, कथन कारण वाले सवाल आपको ऑलरेडी मिलेंगे। तो आप ये हमने ऑलरेडी हमारे डबल सी लेबर सिस्टम में आपको सवाल दिए हैं। देखो सबसे पहले रेनी एंजाइम, RENE रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो आप सभी को पता है इसे आणविक कैंची अपन कहते हैं, ये सही बात है। तो ए वाला तो बिल्कुल सही है, जिसमें ए आ रहा है उसको काट दीजिए बच्चों, ठीक है। ये ए वाला काट दिया, डन गुरुजी। आगे बढ़ो बच्चों। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये एंजाइम ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को रोकने के लिए उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद डीएनए, ये डीएनए को पॉलीड्रोमिक स्थल के केवल केंद्र पर काटते, बिल्कुल नहीं बच्चों, केंद्र पर नहीं काटते हैं, ये निश्चित स्थान से काटते, केंद्र से इधर या फिर इधर काटते हैं बच्चों। तो यहां पर जो सी है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सी आना चाहिए, इसमें सी नहीं आ रहा, इसमें सी आ रहा है, इसका मतलब ये कथन गलत हो जाएगा। आंसर बोलो कौन सा आएगा, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला सवाल, बायोमोलिक्यूल्स के विषय में सही कथन आपको बताना है। बायोमोलिक्यूल्स के संबंध में सही कथन बताना है, राइट। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो लिपिड होते हैं बच्चों वो जल में घुलनशील होते हैं। सही कथन बताना। तो लिपिड जो होता है जल में कब से घुलनशील होने लग गई। जो लिपिड होते हैं, जो वसा होती है तो जल में अघुलनशील होती है। बोलो ये राइट की रॉन्ग, तो कह रहा है सही कथन है, तो ये तो गलत है, ए गलत है, तो ए आ रहा है तो ये कट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, देखें आगे बढ़ो। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, बी सही है, इसमें बी नहीं आ रहा, ये भी कट जाएगा। ये तरीका बहुत बढ़िया बच्चों। उसके बाद देखो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं।
पॉलीसेकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखला होती है, बिल्कुल सही बात है। सी तो आएगा, इसमें सी नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखना बच्चों, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एडेनिन और ग्वानिन प्रतिस्थापित पिरिमिडिन होते हैं, और उसके बाद लगभग सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। राइबोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है, ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आपके प्रोटीन से निर्मित नहीं होते, बाकी सब होते हैं, इसलिए इसके आगे लगभग लगा है, तो बी, सी और ई हो जाएगा। याद रख लेना सभी इधर। अगला है आपके सामने मधुमक्खी का। मधुमक्खी के बारे में क्या है देखना, समझना मेरी बात को। मधुमक्खी के बारे में क्या समझोगे, जो एक बात बताओ, दिल से बताना बच्चों। मैंने अभी लिंग निर्धारण पढ़ाया था आपको, मतलब लगभग मान के चलो कि मैंने जेनेटिक्स वाला टॉपिक जो है लैब असिस्टेंट के बेच में बच्चों 22-23 घंटे पढ़ाया था, 22-23 घंटे। अगर आप उतना कर लेते ना तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं बच्चों, इतना सब जबरदस्त कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इतना जबरदस्त कंटेंट है ना। तो अब आप समझते हैं, सबसे पहले देखो, यह एक शुक्राणु और अंडे, शुक्राणु और अंड के युग्मन से उत्पन्न संतति एक मादा रानी में विकसित होती है, और अनिषेक अंड जो होता है अनिषेक जनन द्वारा ड्रोन में विकसित होते हैं, और नर में गुणसूत्रों की संख्या मादा की अपेक्षा आधी होती है, और नर में अर्धसूत्री जो विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पादित होते हैं। अर्धसूत्री नहीं होता बच्चों, समसूत्री होता है, तो डी यहां पर गलत होगा। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो देखो यहां डी आ रहा है, यहां डी आ रहा है, यहां डी आ रहा है, यहां डी नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 124 के अंदर बताओ आपका आंसर कौन सा आएगा, बताओ। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया आप सभी को। फटाफट आप मुझे बताते चलें कि गुरुजी वास्तव में समझ में आ रहा है, कोई टेंशन की बात हमारे को नहीं है। अगला सवाल देखो बच्चों, अमीनो अम्ल के निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम अमीनो अम्ल की बात कर लेते हैं। अमीनो अम्ल के बारे में आपको पता है कि अमीनो अम्ल जो होते हैं वो आपके प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, जिनमें 10 आवश्यक होते हैं, 10 आपके अनावश्यक होते हैं। और आप सभी को वीआईपी होल में टीटी, ये मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो सबसे पहले आपके सामने ये प्रतिस्थापित मिथेन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो आपकी सीरीन जो होता है सुगंधित एरोमेटिक होता है, नहीं बच्चों ये एल्कोहलिक होता है। बोलो कौन सा होता है आपका, एल्कोहलिक होता है, ये भी आपको याद रखना है, एल्कोहलिक होता है। राइट, समझ में आ गई, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों आपके सामने, तो ये बी वाला तो आएगा ही नहीं बच्चों, बी वाला नहीं आएगा, इसका मतलब ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। बोलो सही बात है। ए वाला कंफर्म में आएगा, इसमें ए नहीं आ रहा, मतलब ये आपका सही हो जाएगा। ए और सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखना वेलिन जो होता है वो एक प्रकार का उदासीन होता है, तो आपका सामने अपन बात करेंगे, तो ए भी सही है, सी भी सही है। लाइसिन जो होता है बच्चों अम्लीय नहीं होता, बताओ कैसा होता है, ये क्षारीय होता है, जो आपको क्लियरली याद रखना है। बोलो क्लियर है सभी को, यस। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 128 नंबर का सवाल, फर्स्ट और सेकंड को आपको सम्मिलित करना है। बताओ मैंने आपको श्वसन तंत्र पढ़ाया, तब नहीं पढ़ाया क्या बच्चों आप। अरे यार आपका दिल तो कह रहा होगा ना कि गुरुजी वास्तव में यार अगर आपकी क्लासें हमने ली है, अगर आपने हमारा देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि लास्ट टाइम एक मैराथन क्लासों से कुछ नहीं होता। मैं शुरू से इस बात को कहता हुआ आया हूं, लास्ट टाइम जो है आप मैराथन कक्षाओं के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि आपको शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन के लिए तो भाई लग के मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। जिस बच्चे ने प्रॉपर मेरा कोर्स कंप्लीट किया है, कंप्लीट कोर्स लिया है, उसके बाद यूट्यूब की जितनी क्लासें चली है उनको, एमसीक्यू बैच को, डबल सी के सॉल्यूशन को प्रॉपर देखा है, लास्ट टाइम मॉडल पेपर लगाए हैं और अच्छे से प्रॉपर रिवीजन किया है और हर सब्जेक्ट को फोकस किया है, सिलेक्शन उसी का होगा। जो सोच रहा है कि मैं लास्ट में 10 घंटे की 12 घंटे की मैराथन कक्षाएं देख करके चला जाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसे बहुत बच्चे बैठे हैं। तो इतने दिन जो आपने मेहनत की इसी काम के लिए, मैराथन केवल उसी के लिए फायदेमंद है जिसने कुछ पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, बाकी आप जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस की आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का विखंडन होता है। जो ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड में टूटता है, एक ग्लूकोज जो होता है वो 2 पायरुविक अम्ल में यहां पर टूटता है। तो जो ए वाला प्रोसेस है वो थर्ड कोशिका द्रव्य में होगा। ए में थर्ड आ रहा है, मतलब ये सब कट जाएंगे, ए में थर्ड, मतलब आपका आंसर सी हो जाएगा। अगर आपको सारा पता नहीं है तो भी अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से अपने प्रश्नों को बना पाएंगे, याद रख लीजिएगा, और आपको दिख भी रहा होगा। उसके बाद निम्न में से कौन सी, ये तो मैं बच्चों रीट के अंदर भी पढ़ाता हूं। रीट के अंदर जब टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाता हूं, रीट थर्ड ग्रेड का, उसके अंदर भी पढ़ाता हूं। क्लियरली मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर राजा कोशिका कौन सी होती है, प्रॉपर मैं आपको बताता हूं। उसकी जो है आप सभी ने देखा भी होगा, जो बीजांड होता है उसके अंदर आप सभी इस तरीके से देखते हैं, ये आपका जो मुख्य केंद्र को इस तरीके से आपने सेल बनाते हैं। तो याद रखना बच्चों, ये होता है बच्चों त्रिनिषेचन। त्रिनिषेचन इसका टॉपिक होता है, तो इसका नाम आ जाएगा प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो आपका जो आंसर होगा इसके अंदर जो है आपके सामने त्रिनिषेचन अर्थात 3x3n पाया जाता है, प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका। अगला है बच्चों आप सभी के सामने ट्रिप्सिन क्या होता है। तो आप सभी को पता है ट्रिप्सिन जो होता है वो आपके पैनक्रियाज अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन होता है, अग्नाशय
पैनक्रियाज से निकलता है, पेप्सिन जो होता है वो अमाशय से निकलता है, ट्रिप्सिन जो होता है वो अग्नाशय से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। तो ट्रिप्सिन क्या है बताओ, एक प्रकार का आपका एंजाइम होता है, राइट सभी को। तो ए में बताओ कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। ए में कौन सा आ जाएगा बताओ आपका, थर्ड हो जाएगा। तो ए में थर्ड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर कट गया, ये आपका आंसर कट गया। ए में आपका बताओ कौन सा आएगा, थर्ड आ जाएगा, राइट। उसके बाद देखो मॉर्फिन, मॉर्फिन बच्चों आप सभी को पता है एल्कलॉइड्स होते हैं बच्चों। मॉर्फिन क्या होता है बताओ आपका, एल्कलॉइड्स होता है, बिल्कुल सही बात है। तो बी में आपका आएगा फोर्थ, बी में फोर्थ आएगा, मतलब ये वाला कट गया, ये आपका आंसर हो गया। याद करो मैंने मानव रोग की क्लास के अंदर सारी दवाइयों के नाम लिखवाए, नहीं लिखवाए तो आज जाके चेक कर लेना, आज जाके चेक कर लेना। मैंने मानव रोग वाले टॉपिक के अंदर सारी दवाइयों के नाम लिखवाए, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मैंने हर चीज आपको पढ़ाई, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ाई गुरुजी। कोलेजन जो है आपकी कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है, कोलेजन, ये क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिएगा, यह सवाल आप सभी के सामने है और इसका भी जवाब आप सभी को बताना है। डीएनए पृथक्करण, विलगन और दर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों आप सभी के सामने जो डीएनए होता है, उस डीएनए के बारे में ये सेम टू सेम सवाल है। बाकी आपको कोई अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है भाई, आप अलग से कुछ याद करोगे, बाकी आप आराम से चीजों को समझ सकते हो, है ना। तो एक एक करके आप चीजों को समझे। और यही सवाल जो है वो डीएनए पृथक्करण के अंदर भी जो है मैंने आपको करवा दिया है। वो जो पहले वाला सवाल था वैसा ही ये प्रश्न आप सभी को यहां पर मिलेगा, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। अब देखो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो देखो क्या क्या होगा। संदर्भ में सही कथन पूछा ना, ठीक है। डीएनए की आणविक कैंची द्वारा इसे काटते हैं, बिल्कुल सही बात है। डीएनए के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। डीएनए में खंडों को बिना अभिरंजित किए यूवी रेज के द्वारा देखा जाता है, बिल्कुल नहीं देखा जा सकता बच्चों, वीएनटीआर होता है। एथियम ब्रोमाइड द्वारा अभिरंजित किया जाता है, जिन्हें दृश्य प्रकाश में देखा जाता है, बिल्कुल नहीं देखा जाता। सी और डी गलत हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा। आंसर बताओ कौन सा आएगा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आराम से आप सवाल बना सकते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो भी आप आराम से सवाल बना सकते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विकार, अरे जाओ भाई साहब, मैं कह रहा हूं मानव रोग के अंदर मैंने नहीं बताया क्या, बताओ। हीमोग्लोबिन जो होता है इसके अंदर 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती है। बीटा श्रृंखला में 6 पोजीशन के अंदर जो है ग्लूटामेट के स्थान पर क्या आ जाता है बताओ, वेलिन आ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था। आपको ग्लूटामेट के स्थान पे बताओ क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। कौन सी पोजीशन पे, छठी पोजीशन पे आ जाता है बताओ। ये क्या होता है, फिनाइल, आपका सिकल सेल एनीमिया। तो आपका बताओ कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये मैं हर बार पढ़ाता हूं और हर बच्चा जो है आपको पता है, AUG GUA सब सारी बातें आपको मैंने क्लियर की है। अगला देखिए बच्चों, आप सभी के सामने है और इसको आपको सम्मिलित करना है। कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, कोलिसिस्टोकाइन और आपके सामने प्रोजेस्टेरोन। कोलिसिस्टोकाइन नहीं पढ़ाया क्या प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया। फटाफट हर चीज आप मेरे को बता सकते हैं कि गुरुजी वास्तव में चीजें क्लियर हो रही है, चीजें समझ में आ रही है। एल्डोस्टेरोन, इसको मिनरलोकार्डियक बोलते हैं। मिनरल्स के बारे में बात करेगा, मिनरल्स के बारे में बात करेगा, मतलब बी में थर्ड आएगा। बी में थर्ड आएगा, इसका मतलब ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। अब ये 2 बच गए, ठीक है गुरुजी। कोलिसिस्टोकाइन, कोलिसिस्टोकाइन आप सभी को पता है कि यहां पर जो है चीजों को स्टिमुलेट करता है, पाचन से संबंधित होता है। तो सी में फोर्थ आएगा, सी में फोर्थ आएगा, मतलब ये वाला भी कट जाएगा, सी में फोर्थ ही आ जाएगा बच्चों। बोलो सही बात है। इसके बाद बच्चों कार्टिसोल क्या करता है बताओ, जो आपके सामने प्रतिशोध प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बताओ, स्तन ग्रंथियों में कुपिकाओं, जो स्तन ग्रंथियों के अंदर जो कुपिकाएं होती है उनके निर्माण को उद्दीपित करता है। क्योंकि आपको पता ही है आपका प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। तो डी में फर्स्ट आएगा, इसका मतलब आपका आंसर सी हो जाएगा। अब बताओ कहां से लफड़ा आ रहा है आप सभी के विद्यार्थियों को, फटाफट बताओ कि हाँ गुरुजी वास्तव में चीजें समझ में आ रही है और आपको समझ में आनी भी चाहिए प्यारे बच्चों, आनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको चीजें समझाई है और इतनी बढ़िया समझाई है कि आपको इतना बढ़िया पढ़ा दिया कि अब तो आपको कहीं पर लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब बताओ आपको मैंने रास वाला सिस्टम कितना बढ़िया तरीके से समझाया था यार, मैंने शॉर्ट नोट्स बनवा के आपको कितना बढ़िया तरीके से समझाया था। रास मैंने कितना बढ़िया तरीके से समझाया था। आप सवाल पढ़ो, आंसर करो। पानी पिला देना भाई। बताओ बच्चों, हाँ जी। देखो सबसे पहले आप सभी को पता है कि जब भी आपकी जीएफआर कब काम होता है, जीएफआर जो होता है उसके अंदर गिरावट होती है तो जेजी सेल से रेनिन निकलता है और जो रेनिन होता है वो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में बदल देता है। मैंने पढ़ाया है आपको, आप ये नहीं कह सकते, उत्सर्जन तंत्र में पढ़ाया। तो जीएफआर सबसे पहले आपका जो है गिरावट आएगा, मतलब पहले सी आएगा, ये आ गया सी। के बाद एंजिन जो आपके अपन बात करेंगे बच्चों, सी के बाद आता है हमारे सामने ई कहां गया, इसका ई कहां गया रे लला, ई ऑप्शन कहां है, ए बी सी डी ई, ई भी तो है। जो ई वाला ऑप्शन है उसके अंदर आपका
एंजियोटेंसिनोजन जो फर्स्ट होता है वो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड के अंदर बदलता है। प्यारे बच्चों समझ में आ गई मेरी बात है ना बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेजी सेल के द्वारा रेनिन एंजाइम निकलता है जो कि एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में बदलता है। वो ई वाला ऑप्शन था, लेकिन क्या करें भाई साहब, हमारी टेक्निकल टीम खा गई उसको। तो सी के बाद ई आएगा, ए नहीं आएगा। ए को पढ़ लूं? नहीं 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 नहीं, ये तो लास्ट वाला प्रोसेस है बच्चों, ये तो लास्ट के अंदर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये मामला गलत हो जाएगा, नहीं है ना इसमें ई। हाँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा बताओ? आपका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, लास्ट के अंदर जीएफआर बढ़ जाएगा। सिंपल सी कहानी है, हर बार में यही तो पढ़ाता है ना। ई वाला ऑप्शन लिख लेना। रेनिन जेजी सेल के द्वारा रेनिन निकलता है जो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में बदलता है। फिर जो सेकंड वाला होता है ये क्या करता है? वाहिका संकीर्ण और एल्डोस्टेरोन का विमोचन करता है, और उसके बाद एल्डोस्टेरोन के कारण क्या होता है? दूरस्थ भाग में सोडियम और जल का अवशोषण होता है, लास्ट में जीएफआर वापस बढ़ जाती है। वाह जी वाह गुरुजी, मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया। चलो अगला सवाल देखो भाई। सवाल क्या कर रहा है? ह्यूमन रेस्पिरेशन में श्वसन निम्नलिखित चरणों में होता है, इन चरणों का सही क्रम क्या है? ओ हो गुरुजी, श्वसन का सारा क्रम मैंने आपको पढ़ा रखा है। श्वसन का जो है हर क्रम मैंने आपको पढ़ा रखा है। आप ये नहीं कह सकते कि श्वसन का क्रम नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है भाई साहब हर तरीके से कि आप सबसे पहले श्वास लेते हैं, श्वास के बाद क्या होता है, सारी चीजें आप बता सकते हैं। बताओ सभी विद्यार्थी बताओ। हर बच्चा करना। देखो रुधिर ऊतकों के बीच में, ये तो बात आगे की प्रोसेस है। उसके बाद सबसे पहले आप करोगे, आप श्वास को अंदर लोगे। कहीं पर भी ब्रीदिंग लिखा हुआ है क्या? ब्रीदिंग 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 या फिर इनहेलेशन। तो सबसे पहले आपके सामने इनहेलेशन करोगे, मतलब आपका आंसर में सबसे पहले सी आएगा। और अब आपके सामने आगे बढ़ते हैं। जब सी आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो उसके बाद क्या होगा? तो कुपिका झिल्ली के आर पार CO2 और ऑक्सीजन का क्या होगा बताओ? यहां पर आपके सामने विसरण होगा, या फिर रुधिर और ऊतकों के बीच में। तो रुधिर और ऊतकों के बीच में तो बाद में होता है, पहले कुपिका के अंदर जाएगा। तो पहले बी आएगा, ये वाला कट जाएगा, बी इसका आंसर आएगा। मतलब आपका आंसर सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 138 के अंदर जो आपका आंसर है वो सी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। अगला प्लाज्मोडियम चक्र। मैंने पढ़ा है बच्चों पूरा आरबीसी साइकिल। मैं कह रहा हूं आज भी लैब असिस्टेंट के कोर्स में जाके देखना, मानव रोग के अंदर मैंने आरबीसी के अंदर ये पूरा प्लाज्मोडियम किस तरीके से साइकिल करता है ये मैंने पूरा आपको पढ़ाया है बच्चों। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले मच्छर काटेगा, बोलो सही बात है, वो भी स्पेरोजोइट अवस्था में काटेगा। तो इसका मतलब पहले आपको ये काटने वाला आएगा। ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, अब ई आ गया। ठीक है, जब ये काट चुका होगा आपको, तो स्पेरोजोइट आपके जाकर के किसको प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है। इसका मतलब ई के जस्ट बाद डी आएगा। ये वाला कट गया, ये वाला आ गया। उसका जैसे ही ये जाएगा बच्चों, तो उसके अंदर जो है यकृत के अंदर बताओ क्या होगा? अलैंगिक रूप से जनन होगा। और ये क्या होता है बताओ? रक्त में आपके निर्मुक्त होंगे। फिर बी आ जाएगा, और उसके बाद जो है ये जो परजीवी होंगे वो आरबीसी के अंदर अलैंगिक रूप से जनन करते हुए आरबीसी को फाड़ देंगे, और इसी कारण व्यक्ति को ठिठुरन उत्पन्न होगी। और जो युग्मक होंगे बच्चों आपके सामने आरबीसी के अंदर क्या होंगे बताओ? विकसित हो जाएंगे। मतलब आपका आंसर ए हो जाएगा। पूरा साइकिल मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ाया तो आप बोलो बच्चों। अगला सवाल ये देखो साहब, ये मैं तंत्रिका तंत्र का मैंने अभी 15 मिनट शो डाला था, याद होगा आपको? 15 मिनट शो डाला था तंत्रिका तंत्र का। उस तंत्रिका तंत्र के 15 मिनट शो से ही ये प्रश्न बन गया। बताओ बच्चों, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये कहां पर जाते हैं? तो आपको मैंने बताया था पश्च सिनेप्टिक में। बच्चों पश्च, पूर्व नहीं रे, पूर्व नहीं, पश्च सिनेप्टिक। आंसर बोलो कौन सा लाडला? डी ऑप्शन। बोलो मजा आया कि नहीं आया? ये होता है बच्चों कंटेंट। मैं कहता हूं ना भाई, आप बस पढ़ते रहो, कुछ नया आप करने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना सा काम करते रहो कि चीजों को टाइम टू टाइम क्या करते रहो बताओ? रिकॉल करते रहो। कोई ज्यादा माथापोड़ी नहीं करनी है बच्चों अपने को। चलो ये देखो साहब, ये मैंने ब्लड वाले टॉपिक में आपको पढ़ा रखा है। नहीं पढ़ा रखा हो तो बोलो भाई, ये मैंने आपको ब्लड वाले टॉपिक में पढ़ा रखा है। तो आप बोलेंगे गुरुजी माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप है और विषम युग्मजी है, तो बताओ ए को क्या लिखोगे बताओ? ये आपको मैंने करवाया है, आईओ आइए, या फिर सीधा लिख दो आइए आईओ। फिर बताओ बी को क्या लिखोगे? आई बी आई ओ। हाँ भाई, फिर क्रॉस कराओ तो ये हो गया ए और ये बी, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, और ये हो जाएगा ओ। सबको 25-25% दे दो। वो क्या कह रहा है? ओ कितना परसेंट आएगा? 25% आएगा। बोलो आया क्या समझ में? मतलब इतना आराम से आप पेपर बना पाएंगे प्यारे बच्चों कि आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो बच्चों। ये लो भाई श्वसन तंत्र का सवाल। मैंने बोला था ये आएगा।
याद और करवाया था। श्वसन तंत्र एमसीक्यू बैच में देख लेना, एमसीक्यू बैच में श्वसन तंत्र वाला टॉपिक देख लेना, मैंने सारे आपको वहां पर समझाए थे। मैं मानता हूं ये सब पढ़ते हैं, लेकिन आपको मैं ये चीज बता रहा हूं बच्चों की जो आप पढ़ते हो वही पेपर में आता है, कुछ नया नहीं करना है आपको, बस यही पढ़ते रहो बस, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले आप बताएंगे गुरुजी, यहां पर अपन बात करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम देख लो। सबसे पहले अपन टाइडल वॉल्यूम की बात करेंगे, तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, इसका मतलब डी में सेकंड आएगा, और डी में सेकंड आएगा मतलब ये वाला कट गया, ये वाला कट जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों, ए में आपके सामने थर्ड आएगा, ए में थर्ड आ रहा है मतलब ईआरवी 1000 से 1100 हो जाएगा बच्चों, और आरवी जो होगा वो 1100 से 1200 होगा, है ना। तो बी में फोर्थ आएगा भाई, बी में फोर्थ आना चाहिए, बी में फोर्थ आना चाहिए, बी में फोर्थ आना चाहिए, और ए में थर्ड आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। ए में थर्ड और बी में फोर्थ, बी में फोर्थ बताओ ए की ऑप्शन में, ए आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 144 नंबर के सवाल में आंसर बताओ कौन सा आएगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बोलो कर सकते हो ना आराम से, आपको मैंने सारी बातें बताई है, ठीक है। अगला सवाल देखो, नर मेंढक को मादा मेंढक से किसकी उपस्थिति से पहचाना जाता है। बच्चों देखो, सबसे पहले नर मेंढक और मादा मेंढक में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपके जो नर मेंढक होता है बच्चों, जो आपके अग्रपाद के अंदर जो आपके जो मंगोले में जो मैथुनांग होते हैं वही आपके पुरुष के अंदर होते हैं, बस वेरी वेरी बात है। तो नर मेंढक को मादा मेंढक से किसकी उपस्थिति के कारण, तो अग्रपाद जो आगे वाले पैर होते हैं वहां पर जो अंगुली के अंदर जो है आपके जो है मैथुनांग पाए जाते हैं, मतलब डी आपका आएगा, और डी आपका आएगा मतलब ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो बोलो आंसर कौन सा आएगा, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो वही सवाल आ गया वापस, ये सवाल भी मैंने आप सभी को मानव रोग वाली क्लास में करवा रखा है, आप मुझे देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे कोकून की, तो कोकून क्या करता है बताओ, सुख का आभास करता है। कोकेन क्या करता है, कोकेन करता है सुख का आभास और ऊर्जा वृद्धि में अनुभूति, तो डी में आएगा फर्स्ट, और डी में फर्स्ट आएगा तो ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन क्या करता है बताओ सभी विद्यार्थी, तो मॉर्फिन करेगा बच्चों आप सभी के सामने आना पीड़ाहारी का काम करता है, इसका मतलब ए में जो आएगा जो आपका मॉर्फिन, तो बी में आपका आना चाहिए थर्ड, और बी में थर्ड आएगा, इसका मतलब बी में थर्ड ये आएगा, इसका मतलब आपका आंसर सी हो जाएगा। बताओ कर सकते हो क्या बच्चों, आप आराम से इस सवाल को बना सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि गुरुजी वास्तव में समझ में आ गया, इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। बताओ कर लोगे आराम से। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला झिल्ली से नहीं गिरा, अरे यार ये तो वही सवाल आ गया वापस, ये तो वही सवाल आ गया प्यारे बच्चों जो आपको मैं करवा रहा था, हर सवाल वही आ रहा है, तो आप आराम से सवालों के जवाब दे सकते हैं। बताओ, तो आपको मैंने पहले क्लियर बताया, मैंने आपको याद करो, मैंने बताया था जिसके अंदर झिल्ली, तो आप सभी को पता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली से नहीं गिरे कोशिकाओं का नाम क्या होता है बताओ, राइबोसोम होता है, आप सभी को पता है ना। तो झिल्ली बिना का कोशिकांग होता है, ठीक है, याद रखना सभी विद्यार्थी। डन। अगला सवाल, अरे यही तो है बच्चों आप सभी के सामने, नहीं गिरे कोशिकांग का नाम है। और प्रोकैरियोटिक देखो बिना झिल्ली का तो तारकाई भी है, तारकाई भी, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसा जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, तो वो तो राइबोसोम है ना, इसमें 70 इस प्रकार का होता है, इसमें 70 और 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, ये आपका ब्लड ग्रुप आ गया, RH कारक, RH कारक, जिसमें आपको याद हो इरिथ्रोब्लास्टोसिफिलिस, पिता पॉजिटिव माता नेगेटिव, बच्चा पॉजिटिव, पहला बच्चा जीवित और अगले बच्चे की क्या हो जाती है बताओ, मृत्यु हो जाती है, अगले बच्चे की क्या हो जाती है बताओ, मृत्यु हो जाती है। अरे यही तो था, ठीक है गुरुजी। देखो सबसे पहले गर्भ रक्त इरिथ्रोब्लास्टोसिफिलिस अवस्था तब होती है जब भ्रूण का रक्त RH पॉजिटिव होता है, RH पॉजिटिव होता है, ये बिल्कुल सही है। गलत पूछ रहा है तो इसका मतलब ए नहीं आना चाहिए, क्योंकि गलत पूछ रहा है तो ए नहीं आना चाहिए, इसमें ए आ रहा था, इसमें भी ए आ रहा था। आगे बढ़ो बच्चों। उसके बाद देखो RH एंटीजन प्रति अधिकांश मनुष्य की RBC में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, बी नहीं आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, इसमें बी आ रहा है, इसका मतलब आपका सी और डी गलत है। देखते देखें, रक्तदान से पहले RH समूह का मिलान भी कर लेना चाहिए, और उसके बाद RH असंगतता तब देखी जाती है जब गर्भवती माता है ना, पिता पॉजिटिव और माता नेगेटिव और बच्चा RH पॉजिटिव होता है, मतलब सी और डी, सी और डी मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ कोई समस्या है क्या बच्चों, एक बार वापस चेक कर लेते हैं इसको, एक बार वापस चेक करें। अच्छा वो सही, अरे ये तो दोनों सही है। अपन ने क्या पूछा है बताओ, यहाँ पे ऐसा कथन बताना है जो आप सभी के सामने यहाँ पर गलत है ना, गलत है। देखो सबसे पहले बच्चा आपको पता है पिता पॉजिटिव होता है बच्चों, पिता पॉजिटिव होता है, माता आपकी नेगेटिव होती है, बच्चा आपका पॉजिटिव होता है। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले बताओ कौन सा कथन गलत है ना। तो देखो सबसे पहले इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस अवस्था तब होती है जब भ्रूण का रक्त RH पॉजिटिव होता है, भ्रूण का जो रक्त है वो RH पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये तो सत्य है बच्चों, वो ये कह रहा है कि कौन सा गलत कथन है, तो ए तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, ए तो नहीं आएगा बच्चों,
है भाई, ए तो नहीं आना चाहिए। यहां पर देखिएगा थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ है, यहां पर सवाल के अंदर गड़बड़ की गई है। यहां पर जो भ्रूण का रक्त है बच्चों वो RH नेगेटिव बताया गया है, RH नेगेटिव बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर जो है RH नेगेटिव आया था और जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है ना। तो यहां पर RH नेगेटिव था इसलिए ये गलत बताया गया है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग एरर है बच्चों यहाँ पे। तो यहां पर अपन बात करेंगे तो अपन तो वैसे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सवाल ओरिजिनल था वो ये था RH नेगेटिव, तो ए गलत आया था इसके अंदर, है ना। तो ए गलत था, मतलब ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। उसके बाद देखो ये बी वाला सही है, बी वाला सही है, इसका मतलब ये नहीं आएगा। ए और ई जो है यहां पर गलत हो जाएगा, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है ना। ई वाला देखो, सबसे पहले गर्भरोधन में बचने के लिए माता को दूसरे प्रसव के तुरंत बाद, अरे एक बात बताओ, ये सेम सवाल करवाया कि नहीं करवाया मैंने? मेरा जो सवाल था वो इस तरीके का था, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, और वो सवाल करवाया था मैंने ये, है ना। तो बच्चे के पहले बच्चे के तुरंत बाद यहां पर लगेगा, तो ए और ई बताओ जो है यहां पर रोगम का टीका लगता है, आप सभी को पता है, तो ए और ई यहां पर गलत हो जाएगा। इसको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। सी डन। अगला सवाल आप सभी के सामने है और सवाल आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं आराम से, और ये सवाल थे, ये कुछ एक सवाल और हैं, तो ये सवाल आप सभी विद्यार्थी जो है आप सभी के लिए ये HW रहेगा, आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि ये सारे सवाल मैंने आपको करवा रखे हैं कि किस किस चीज में क्या क्या काम आता है, लाइपेज किसका काम करता है, आराम से आप चीजें जो है वो क्लियर कर सकते हैं। वसा को पाचन करने वाला होता है, तो आप हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो ही आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिएगा बच्चों, तो ये आप सभी के सामने सवाल थे जो कि अपन ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किए। मुझे विश्वास है कि ये सवाल आप सभी को समझ में आए होंगे। आप सभी विद्यार्थियों को ये विश्वास हुआ होगा कि हाँ गुरुजी, वास्तव में जो नीट के सवाल थे, जिसके अंदर हमने बायोलॉजी वाला पोर्शन यहां पर डिस्कस किया है ना, जूलॉजी खास करके हमने यहां पर डिस्कस की बच्चों, जूलॉजी के सभी सवाल जो थे वो आपके नोट्स में से, आपके बुक्स में से थे। तो बस आप ऐसे ही तैयारी करते रहे, विश्वास बनाए रखें, आपको मजा आ जाएगा पेपर के अंदर। जब पेपर से छूटोगे ना तो आप बोलोगे वाह राहुल सर, मजा आ गया भाई साहब, क्योंकि हमने मेहनत की है। लास्ट टाइम कोई 5-7-10 घंटे की मैराथन क्लास ला करके टाइम पास नहीं किया है प्यारे बच्चों, लगातार मेहनत की है। यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा लैब असिस्टेंट का अगर किसी ने कुछ पढ़ाया है तो वो राहुल सर है, यूट्यूब के ऊपर प्यारे बच्चों। आज देख लीजिएगा, आज भी लाइव असिस्टेंट बायोलॉजी आप लिखिए, मेरी दोनों प्लेलिस्ट रैंक कर रही है। उसका एकमात्र कारण है कि जो है बच्चों ने हम पे विश्वास किया है। लास्ट टाइम आकर के मैराथन क्लास नहीं लेता हूं भाई साहब, लगातार मेहनत करता हूं और जी जान लगा के मेहनत करता हूं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, वीडियो नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, बाकी आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। जिस दिन आपका पेपर होना उसके बाद आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि राहुल सर पेपर जोरदार गया, और जोरदार ही जाएगा, बस आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। जब नीट में सवाल मिल गए बच्चों तो लैब असिस्टेंट कोई बड़ी बात नहीं है, हम जो पढ़ाएंगे वही पेपर में आएगा, क्योंकि अपन मेहनती लोग हैं और मेहनत करने में कभी हम कमी नहीं छोड़ते। बेस्ट ऑफ लक, सभी अच्छे से पेपर करके आना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।